27 साल में कोई भी चुनाव हो, गुजरात में चुनाव के केंद्र में नरेंद्र मोदी ही रहे हैं। और 27 सालों में से अगर आप गिन लीजिए तो 21 साल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से जुड़े रहे, लेकिन उसके बाद भी चुनावी प्रचार में वो कोई ताकत झोंकने से पीछे नहीं हटते। तब से गुजरात में चुनाव की यही कहानी है, या तो मोदी के समर्थन में या फिर मोदी के खिलाफ में, यानी मोदी ही सेंटर में रहते हैं। और प्रधानमंत्री ने तो हमेशा कहा है वो पूरी ताकत झोंकते हैं, हर चुनाव में झोंकते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हर चुनाव को वो एक स्कूल की तरह लेते हैं और इसीलिए तमाम ताकत झोंकते हैं, कुछ सीखने के लिए एक लक्ष्य तय करते हैं। और क्या इसीलिए इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ने का लक्ष्य रख के रिकॉर्ड तोड़ मेहनत इसी गुजरात में नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाले 9 साल होने को है, फिर भी गुजरात में उनका स्वागत उसी आदर से होता दिखता है जैसा 12.5 साल तक उनके मुख्यमंत्री रहने तक होता रहा। आज का कोई हीरो है तो मेरे 6 करोड़ गुजराती है। सवाल ही कि 1995 के बाद से गुजरात के चुनावों में बीजेपी अपराजय क्यों है? क्यों गुजरात की जनता पर नरेंद्र मोदी का जादू प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कम नहीं हो रहा? गुजरात से मिलने वाले इसी प्यार को नरेंद्र मोदी एक जिम्मेदारी बताते हैं। इसीलिए चाहे विकास का काम हो या चुनाव प्रचार, नरेंद्र मोदी किसी भी काम में कोताही नहीं बरतते। इसीलिए रैलियां हो या रोड शो, बीजेपी के लिए पूरी ताकत से माहौल बना देते हैं, जिसका समापन अहमदाबाद में नगर देवी मां भद्रकाली की पूजा से इस बार हुआ है। पीएम मोदी ने इस बार पूरे चुनाव को अपने इर्द गिर्द ही क्यों रखा, इसकी वजह यह है कि भले बीजेपी 27 वर्ष से गुजरात जीत रही हो, लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा सीट जीतने का रिकॉर्ड अभी उसके पास नहीं। साल 1985 में कांग्रेस ने माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में 149 सीट हासिल की थी, जो एक रिकॉर्ड है। बीजेपी ने 2002 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 127 सीटें जीती थी, जो बीजेपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। बीजेपी की योजना इस बार न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ने की है, बल्कि 149 सीटों के आंकड़े को पार करने की भी है। बीजेपी को इस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री आज भी उसके सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड बने हैं, जो गुजरात के मिशन पर इसी साल मार्च में जुट गए। जब 5 राज्यों के नतीजे आए, अगले दिन ही प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद पहुंचकर गुजरात में बीजेपी के चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया था। इस रोड शो से काफी पहले सितंबर 2021 में ही नरेंद्र मोदी के मंत्रों पर पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया और पूरी गुजरात सरकार की छुट्टी कर दी गई थी। नरेंद्र मोदी बीजेपी की जीत की भविष्यवाणियों के बावजूद प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़े। इसकी एक बड़ी वजह पिछली बार के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से मिली चुनौती और मुद्दे हैं। 2017 के चुनाव में जीएसटी, नोटबंदी से लेकर कारोबारियों में नाराजगी थी। हार्दिक पटेल के पाटीदार आरक्षण आंदोलन ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई थी। दलितों का उत्पीड़न, बेरोजगारी और सत्ता विरोधी लहर से तब कांग्रेस को फायदा हुआ था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अकेले मोर्चा संभाला और बीजेपी को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। बधाने મળવા જાઓ ને તો બધાને કહેજો કે આપણા નરેન્દ્રભાઈ સોજિત્રા આવ્યા હતા। ये पीएम साहेब आया तेવું नहीं કહેવાનું, આ પ્રધાનમંત્રી આયા તેવું नहीं કહેવાનું। એ પ્રધાનમંત્રી ને પીએમ ને તો બધું દિલ્હીમાં, અહીં તો આપણા નરેન્દ્રભાઈ। અને પછી બધાને કહેજો કે આપણા નરેન્દ્રભાઈ સોજિત્રા આવ્યા હતા, એમણે તમને બધાને પ્રણામ પાઠવ્યા છે। गुजरात में बीजेपी की 7वीं जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने राज्य की 100 से ज्यादा सीटों पर सीधे प्रचार किया है। प्रधानमंत्री ने साबित किया कि चाहे 2017 जैसा कठिन चुनाव हो या इस बार त्रिकोणीय मुकाबला, नरेंद्र मोदी ही बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी गारंटी है। लेकिन दूसरे चरण के मतदान में आप इसको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के नजरिए से मत देखिए। एक और बहुत मुश्किल ताला है जिसकी चाबी हर कोई अपने पास रखना चाहता है, मुस्लिम वोट का। जी हाँ, जो गैर बीजेपी पार्टियां हैं उनमें होड़ मची रहती है कि मुस्लिम मतदाता आखिर किस तरफ जाएगा। और इसी रेस में अब कूद गए हैं असदुद्दीन ओवैसी। क्या एआईएमआईएम, क्या ओवैसी एक बड़े फैक्टर बनेंगे? देखिए। याद रखो, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं लड़ता रहूंगा। एक इलेक्शन आया, फिर इलेक्शन आएगा, लड़ूंगा, फिर आएगा, फिर लड़ूंगा। मेरा नाम असदुद्दीन है। दूसरे चरण का प्रचार खत्म होने के साथ भले सब त्रिकोण में लड़ाई देखते हो, लेकिन एक कोण अब सेकंड फेज में असदुद्दीन ओवैसी का भी है, जो प्रचार के अंत में भावुक तक हो गए।
तू रज़्ज़ाक़ है, तू हय्यु क़य्यूम है। अल्लाह कामयाब कर दे। परवरदिगार, हम सब ने मेहनत की, गलतियां की अपने लिहाज से, अल्लाह तू इसको कबूल भी फरमा ले। अल्लाह हमको कामयाब कर दे। साबिर को इन गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, जालिमों से लड़ने के लिए यहाँ के एमएलए बनाकर गुजरात की असेंबली में भिजा दे। गुजरात में 10% वोट की ताकत रखने वाले मुस्लिम वोटर के बीच बीजेपी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा। कांग्रेस ने 6, आम आदमी पार्टी ने 3, ओवैसी ने 13 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। क्या ओवैसी उन्हीं 13 सीटों पर वोटों के बंटवारे से बहुतों का खेल बना या बिगाड़ सकते हैं? अल्लाह ने मुझे सिर्फ ये 2 हाथ दी है और आवाज दी है। मैं इन हाथों से जोड़ता हूँ और तुम्हारे सामने अल्लाह से दुआ भी करता हूँ और तुम्हारे सामने भीख मांग रहा हूँ। मेरे भाई, मेरी जिंदगी कब तक है मुझे नहीं मालूम। मुस्लिम वोटों का इतिहास अगर देखें तो अब तक कांग्रेस ही सबसे ज्यादा वोट हासिल करती रही। कांग्रेस को 2002 से 2017 के बीच गुजरात के गदर में मुस्लिम वोट का 62% से 77% हिस्सा तक मिलता आया। हालांकि बीजेपी को भी मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा गुजरात में मिलता रहा है। तब सवाल उठने लगा, क्या ओवैसी दूसरे चरण में मुस्लिम बाहुल्य सीटों के भीतर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जहां वोटों के ध्रुवीकरण से गुजरात के गदर में फायदा बीजेपी पाएगी? अमेठी राहुल गांधी हार गए बगैर हम लड़े, हमारी वजह से हारे राहुल गांधी। अब बताइए आप कौन जिम्मेदार है? तुम आए कांग्रेस के 16-17 एमएलए पिछले चुनाव में कांग्रेस से जीतकर भाजपा ज्वाइन कर लिए। गोधरा का इनका एमएलए वो भाजपा में चला गया और संस्कारी कहता है बिल्किस के लोगों को, रेपिस को। आप में कमजोरी है। मैं तो कह रहा हूँ ना 169 में छोड़ दिया हूँ, 13 में लड़ रहे हैं। आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप कितना रोएंगे, कितना जाके मम्मी को पप्पा को बोलेंगे कि ये देखो ये बच्चा डरा रहा है मेरे को। अरे छोड़िए, जमहूरियत है, मुझे किसी से इजाजत लेके लड़ने की जरूरत ही नहीं है। ओवैसी वोट काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की बात को खारिज करते हैं, लेकिन इनके फैक्टर को नजरअंदाज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे अगर याद करें तो मुस्लिम वोटर वाली तादाद की जगहों में से अहमदाबाद की 7, गोधरा में 6, मोडासा में 9 और भरूच की 1 सीट पर ओवैसी की पार्टी जीती थी। तब ओवैसी को उम्मीदवार सिर्फ विधानसभा में वोट मुस्लिमों के बांटकर दूसरे दलों के लिए चिंता नहीं बनते, बल्कि जब राहुल गांधी बीजेपी के हिंदुत्व की विचारधारा पर राम की राजनीति के जरिए सवाल उठाते हैं। जय श्री राम करते हैं मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते? क्योंकि वो सबसे पहले आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। तब बीजेपी नहीं बल्कि ओवैसी भी राहुल गांधी के बयान को कटघरे में खड़ा करते हैं। क्यों नहीं इस तरह का बयान देंगे? उन्हीं के पिताजी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बगैर मुस्लिम साइट को बताए, उन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया और वहां पर शिलान्यास कराना शुरू करा दिया। यानी ओवैसी गुजरात में मुस्लिम वोटों की सबसे बड़ी हिस्सेदार कांग्रेस का इतिहास याद दिलाकर अपना सियासी भविष्य मजबूत करना चाहते हैं। गुजरात में चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश में पैदल चल रहे हैं। यहाँ आना चाहिए था उनको, यहाँ लड़ना चाहिए था। आप चले गए, आप तो वॉकओवर दे दिए भाजपा को। यहाँ पर आप जब पार्टी के इतने बड़े लीडर हैं अपनी पार्टी के, आप यहाँ पर है ही नहीं। आप तो कांग्रेस तो मैदान छोड़ के भाग गई गुजरात से, कुछ है ही नहीं यहाँ पर उनका। राहुल गांधी की तरह ही अरविंद केजरीवाल की धर्मनिरपेक्षता पर भी ओवैसी सवाल उठाते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं हिंदू हूं और मैं हिंदुत्व को मानता हूं। भाई तुम क्या भारत के संविधान को नहीं मानते जिस पर तुमने शपथ लिया, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया? किस बुनियाद पर आप बात कर रहे हैं? आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? तो पूरी लड़ाई आज देश में यह है कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर हम उनसे ज्यादा हैं। इस तरह बीजेपी के सामने खड़ी कांग्रेस और केजरीवाल की पार्टी को धर्मनिरपेक्षता के पैमाने पर ओवैसी खारिज करना चाहते हैं। 1998 से कभी बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार गुजरात में नहीं उतारा।
लेकिन एक बात ये भी सच है कि मुस्लिम वोटों का हिस्सा बीजेपी का बढ़ता आया है। तब दूसरे चरण के चुनाव में ओवैसी दूसरे दलों के वोट में बिखराव ले आए तो फायदा किसे मिलेगा, गुजरात का गदर तय करेगा।